सीमा जैदी कराची के इलाके एफबी एरिया ब्लॉक 20 की रिहायशी इंतहाई खूबसूरत लड़की थी और अपने माँ बाप की इकलौती बेटी। इसका एक भाई भी था। वालिद साहब की बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई थी। वो भी एक बड़े पढ़े लिखे आदमी और एक बड़े ज़बरदस्त इदारे के लिए काम किया करते थे। अब ये वालदा और अपने भाई के साथ अमरोहा ग्राउंड जो बड़ा मशहूर है फेडरल बी एरिया ब्लॉक 20 का, उसके करीब ही एक 120 गज के घर में रहती थी। इसने अपनी वालदा की इजाज़त से जॉब भी शुरू की। नाज़िमाबाद ब्लॉक 4 में एक स्कूल था बड़ा मशहूर उस ज़माने में। अच्छा, ये साल 2003 का वाक़या है, यानी आज से कोई 23 साल पहले, 23 ईयर्स पहले का वाक़या है। इसकी वालदा ने इजाज़त दी और अब सुबह सुबह ये होता यह था कि अमरोहा ग्राउंड के ऊपर से घूमकर बिल्कुल जो रोड की साइड है, जो इस इलाके को जानते हैं उनको अंदाज़ा होगा, मेन रोड पे जाके वो बस लेती थी और नाज़िमाबाद की तरफ इसी तरह वो वापस आती थी। 2003 का अमरोहा ग्राउंड जो था उसके अंदर यूसी ऑफिस हुआ करता था। 2003 में सबसे कहते हैं जी खूबसूरत यूसी ऑफिस होता था। उसके बावजूद अमरोहा ग्राउंड में उस दौर में बड़े सन्नाटा होता था और मुख्तलिफ पुराने पुराने पेड़ थे और वहाँ मशहूर था कि लोग अमलियात करके तावीज़ करके डाल देते हैं, तो लोग गुजरते नहीं थे वहाँ से, कि जो गया वो फंस गया कि जी जिन्नात हैं और ये वो। लेकिन फिर भी क्रॉसिंग के लिए बहुत बड़ा ग्राउंड है, फिर भी क्रॉसिंग के लिए 2003 में, अभी तो बहुत डिफरेंट शक्ल है, 2003 में 3 गेट बना दिए गए थे कि जी किसी ने क्रॉस करना है। वो उसको क्रॉस करने की उसके दादा की तरफ से सीमा को इजाज़त नहीं थी और ना उसकी वालदा की तरफ से कि भाई आपने इसके अंदर से नहीं आना, बाहर बाहर से जाओ। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, स्कूल में बहुत लेट हो गया ना, उसके कोई फंक्शन था, वो अक्सर ज़ोहर तक वापस आ जाती थी, असर का टाइम हो गया। अब जब वापस आई तो शोहदाए करबला इमाम बारगाह जो है अमरोहा ग्राउंड के पास, उधर भी मजलिस जारी थी और एक और जो मैं कहता अमरोहा इमाम बारगाह है वहाँ पर भी मजलिस जारी थी। वहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से आगे नहीं जा सकती थी और एक ही रास्ता बचा था, मगरिब होने वाली थी, कि ये अमरोहा ग्राउंड को अंदर से क्रॉस करके उस गेट से फिर अपने घर की तरफ जाए। अब वो कहते हैं ना कभी कभी आपके पास ऑप्शन नहीं बचता और बुराई भी सर पर आती है तो कुछ चीज़ें आपके कदम दूसरी तरफ उठा देते हैं। बहरहाल जी अमरोहा ग्राउंड के अंदर का रास्ता इसने लिया, गेट से एंटर हुई। एक बड़ा बदनाम पेड़ था वहाँ पे जो अब नहीं है, उस पेड़ को क्रॉस करते हुए ये अपने घर की तरफ चली गई। अब 3 से 4 मिनट की वॉक थी अमरोहा ग्राउंड के अंदर से क्रॉस करते हुए जाएं और अपने घर तक पहुंचने तक। लेकिन इस दौरान इसको इतनी कपकपी चढ़ी और घर पहुंचने पहुंचने तक इसकी सांस नहीं आ रही, इसको बुखार महसूस हो रहा। और जैसी घर आई इसकी माँ ने बोला तुम्हारी हालत इतनी गैर क्यों हो रही हो, तुम इतनी देर से क्यों आ रही हो? तो उसने बोला बस मुझे कोई दवाई दे दे, मुझे बुखार फील हो रहा है। कुछ खाए पिए बगैर ये दवाई खाकर सो गई। अब सोचें मगरिब के आसपास सोई है तो कुछ देर बाद इसको ख्वाब क्या आता है कि 2 बूढ़ी औरतें जिनकी लंबी लंबी ठोड़ियाँ हैं, चेहरे बिल्कुल सफ़ेद हैं, आंखें बड़ी अजीब सी हैं, अजीब सा ड्रेस पहनी हुई हैं, इसको कब्रिस्तान लेकर गई हैं बाजुओं से पकड़ के। और वहाँ एक तीसरी औरत उन्हीं की तरह की है जो इससे बोल रही कि हम तुम्हारी खबर खोद रहे हैं, हम तुम्हें इसके अंदर दफना देंगे। और ये रो रही है, चीख रही है, उनसे बाजू छुड़वाने की कोशिश कर रही है और बाजू छुड़वाने की कोशिश में इसके कपड़े फट जाते हैं, इसके ज़ख्म मुड़ जाते हैं जिस्म पे। एकदम ये डर के उठती है और फजर की अजानें हो रही है और इसकी माँ बराबर में बैठी है जिसकी आंखों में आंसू हैं। इसने जब उठ के अपने आप को देखा तो उसके चेहरे पे ज़ख्मों के निशानात थे और ये तकरीबन नीम भराना हो चुकी थी, सबने कपड़े फाड़ लिए थे। इसकी माँ ने इसको बताया कि तुम मगरिब के वक्त सोई हो, रात 12 बजे के आसपास तुमने अपने साथ ये चीज़ें करना शुरू की हैं, तुम चीख रही, चिल्ला रही और अपने कपड़े खुद फाड़ रही। मैंने तुम्हें बहुत मैं तुम्हें बहुत उठाने की कोशिश की लेकिन तुम आंखें डर के मारे खोल ही नहीं रही थी। मैंने तुम्हारे पास चीज़ें दुआएं पढ़ के फूकी, फिर तुम थोड़ा बहुत सोई हो और अब फजर के आसपास ये उठी थी। सीमा जैदी की फैमिली के साथ ये मामला बहुत पहले से चल रहे थे। अब जब जैसे मामला चल रहे होते तो लोग इसके रिकवरी के लिए जो कुछ आलिम दीन या मौलवी हजरात होते हैं उनसे भी कनेक्ट कर जाते हैं। 2003 में एक बड़ी मशहूर शख्सियत थे सैफी हॉस्पिटल की बैक साइड पे, शमसी साहब। सीमा जैदी की वालदा ने सुबह उठते ही फ़ौरन जी शमसी साहब को कॉल की और पूरी सिचुएशन बताई। उन्होंने कुछ बोला कि मुझे आप थोड़ी देर बाद कॉल कीजिएगा। उन्होंने कुछ पढ़ा, कुछ देखा और फिर कुछ समझा। उन्होंने बोला कि ये ऐसे ऐसे किसी ग्राउंड के पास से कहीं से ऐसी जगह से गुजरी है या किसी कब्रिस्तान में गई है, कुछ ऐसा हुआ है। तो उन्होंने उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे जी आपने मना किया था लेकिन मैं उस पेड़ के पास से गुजरी हूँ। इन्होंने बोला कि अब इसके लिए अगले 3-4 दिन बहुत सख्त हैं, तुमने 2-3 एहतियाती तदबीर अख्तियार करनी है। वो एहतियाती तदबीर क्या थी? उन्होंने बोला कि एक तो ये कि इसको कहीं बाहर मत अकेले निकलने देना जो इसके लिए जान का खतरा हो सकती है। दूसरी चीज़, इसको आईना मत देखने देना। तीसरी चीज़, इसको वॉशरूम में अकेले मत जाने देना। अगले 3-4 दिन ये कुछ मरहलों से गुजरेगी और इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ से पढ़ाई कर रहा हूँ और ये क्लियर हो जाएगी। अब आप दिमाग में रखें कि इसको वॉशरूम अकेले जाने से मना किया था, आईना देखने से मना किया था और बाहर अकेले जाने से मना किया था कि कहता है 24 घंटे इसके साथ रहो। भाई को इस चीज़ से बिल्कुल दूर रखा गया था और उसको बोला गया था कि भाई तुम इन चक्करों में नहीं पढ़ो, तुम अपने रूम में ही रहना। उसको आयतुल कुर्सी पढ़ के सीमा की वालदा अपने रूम में ही रखती थी कि भाई इसके ऊपर कोई असरात ना हो जाए। और दूसरा, बहन ने जो किया था अपने साथ के कपड़े फाड़ लिए थे, तेरे बात ऐसी सूरत में भाई को तो अंदर नहीं ला सकते थे। उस रात भी
सीमा जैदी की तबीयत इतनी ख़राब हुई वो मगरिब के आसपास हो गई, और कोई इशा के वक्त या इशा के थोड़ी देर बाद 10-11 बजे थे। फिर ये डर के मारे उठी और उसने अपनी वालदा को बताया, मैंने वही ख्वाब देखा है कि वही दोनों औरतें मेरे बाजू घसीट के कब्रिस्तान में लाई हैं, और वो तीसरी औरत मुझे बोल रही है, अच्छा तू बहुत होशियार है, मैं तेरी कब्र खोद के रहूँगी, और वो अंदर से कुछ कीड़े निकाल निकाल के मेरे मुंह में डाल रही है और कह रही मैं तुझे खिलाऊंगी और तुझे इस कब्र में डालूंगी, फिर ये कीड़े तुझे खा लेंगे। जब वो उठी है तो सीमा के इस दफ़ा कपड़े तो नहीं फटे थे, क्योंकि शायद हो सकता है शमसी साहब ने कुछ अमलियात की हों, कुछ पढ़ा हो, लेकिन सीमा के दोनों बाजुओं पे 3-3 नाखूनों के निशानात थे जो बड़े अनयूजुअल थे। इंसान की तो 5 उंगलियां होती हैं ना। इसकी माँ ने इसके ऊपर कुछ पड़वड़ के फूका को कोशिश की कि सो जाए, सुलाने लगी तो उसने बोला मैंने वॉशरूम जाना है। तो उसकी माँ ने बोला तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वॉशरूम लेकर गई, माँ साथ खड़ी हुई, और थोड़ी देर बाद मुझे, क्योंकि फैमिली सुनती हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा ढके छुपे अल्फाज में बता रहा हूँ, सीमा जैदी की वालदा उसके साथ खड़ी हुई है वॉशरूम में, वॉशरूम यूज़ कर रही है। उसको इतनी तकलीफ़ हुई जैसे कोई स्क्रीट आउट हो रही है चीज़, या उसने कोई चीज़ पास करनी है और वो हो नहीं पा रही, और उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, अपनी माँ को पकड़ना शुरू कर दिया। जब उसको थोड़ा वो रिलैक्स हुई है कि कुछ चीज़ बाहर आई है, वो रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। सीमा जैदी कहती कि जब मैं उठी हूँ और मैंने देखा है तो वो कहती मुझे लग रहा था कि खजूरे हैं या कॉकरोचेस हैं जो मेरे पॉट से बाहर आए हैं। सीमा जैदी की वालदा ने भी चीज़ देखी, फिर उसको पाक वाक करके वो बाहर लाई, उसको बिस्तर पे लिटाया। फिर अगले दिन फिर जो शमसी साहब थे उनको कॉल किया, उन्होंने बोला कि एक मरहला आधा हो गया है, अभी भी कुछ मरहले बाकी हैं, बहुत एहतियात बरतना, इसको आईना नहीं देखने देना और उसको बाहर मत जाने देना अकेले। सीमा की वालदा को एक दिन कुछ काम था, क्योंकि आपको बताया कि दोनों बच्चे, मतलब ये बहन भाई और सीमा की वालदा, ये 3 लोगों का घर था, ग्रोसरी लेने कुछ मजबूरी थी, जाना था। वो भाई को इसके पास बिठा कर कहेंगे तुम्हें इसके आसपास रहना और बहन को अकेला मत छोड़ना। तो उसने बोला सही है। वो रूम में बैठा हुआ अपनी बहन के साथ, और सीमा की वालदा मार्केट चली गई। अच्छा, सीमा का भाई बेड पे बैठा हुआ, सामने ड्रेसिंग टेबल, सिंगार मेज जो भी कह ले वो रखी हुई। तो सीमा की वालदा ने सीमा को मना किया था कि भाई आईना नहीं देखना, तो उसने अपने भाई से बोला मेरे बाल बना दो। तो भाई ने बोला मुझे नहीं आता है लड़कियों वाले काम। तो इसको बड़ी उलझन सी शुरू हो गई, और इसने ना खुद खड़े होकर आईने के सामने बाल बनाने शुरू कर दिए। सीमा ने तो चीख मारी, सीमा का भाई चीखना शुरू हो गया खौफ के मारे। इतनी देर में सीमा की वालदा भी घर में एंटर हुई, और उन्होंने सीमा के भाई को बाहर भेजा और सीमा को संभाला। उन्होंने, सीमा बेहोश हो चुकी थी। सीमा के भाई से पूछा कि हुआ क्या था, तो उसके भाई ने बताया कि मैं बैठा हूँ, देख रही मैंने इसको देखा कि बाल बना रही है, और उसकी आंखों की जो पुतलियाँ हैं, जिसको मैं रेटिना कहते हैं, वो पहले ग्रीन हुई है डार्क, फिर डार्क रेड हुई है, और फिर नॉर्मल हो गई। कह रहा मैंने इस वजह से चीख मारी, मुझे क्या पता था। तो उसकी वालदा ने तो आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के इसके भाई को बाहर उसके रूम में ही रखा। फिर दोबारा आई सीमा के रूम में। सीमा को, वो बेहोश हो चुकी थी, उसको उठाया और सीमा से पूछा तो सीमा ने सेम बात बताई। फिर उन्होंने अगले दिन शमसी साहब के पास सीमा को लेकर गई कि बताया कि देखें जी ये हुआ। तो उसने बोला कि सही है, मैं इसके लिए चीज़ें पढ़ रहा हूँ, इसकी जान बच जाएगी अगर आप लोग मज़ीद 1-2 दिन एहतियात कर लेंगे। ये दूसरा मरहला था, ये अदा हो गया। 1-2 दिन तो सुकून के गुजरे। 1-2 दिन बाद सीमा की वही मगरिब से पहले तबीयत ख़राब हुई, और उसने बोला मैंने सोना है। इसकी माँ ने बोला सही, मैं तुम्हारे साथ हैं, तुम सो जाओ। सीमा सोई, और उसको ख्वाब में वही चीज़ें रिपीट हुई, और फिर इसने अब उनसे जान छुड़ाने के लिए वही 2 औरतें, और वो जो सामने कब्र खोद रही ना औरत, वो इससे कह रही अच्छा ये 2 औरतें थी, ये बोलती कुछ नहीं थी, सिर्फ पकड़ के रखती थी, और उनके अजीब से शेडोज आते थे चेहरे पे, और जैसे चांद की रोशनी पड़ रही है। और वो जो सामने औरत है ना, वो खोद रही है, और वो अजीब सी नज़रों से इसकी तरफ खोदते खोदते देखती है, ये कीड़े मैं तुझे खिलाऊंगी और तुझे इस कब्र में डालूंगी, फिर ये कीड़े तुझे खा लेंगे। सीमा वही रेजिस्ट कर रही होती है, अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है। इस धींगा मुश्ती में उसके कपड़े भी फट जाते हैं, और इतनी देर में वो देखती है कि मैं उनसे हाथ छुड़ाने में कामयाब हो जाती हूँ, और आसमान से बिजली आके गिरती है। वो जो कब्र खोद रही थी औरत, वो और जो 2 औरतें राइट लेफ्ट खड़ी हुई थी, उन दोनों पे बिजली आके गिरती है, और वो एक धुआं बन के वो औरतें गायब हो जाती हैं। और थोड़ी देर बाद सीमा उसी तरह चिल्लाते हुए डर के मारे जब आँख खुलती है, उसकी वालदा साथ बैठी होती है, और उसकी वही हालत होती है। कपड़े ऑलमोस्ट फट चुके होते हैं, वही हाथों पे निशानात, और कमरे में ऐसी धूल मट्टी अगर कोई गुजरे तो पैर के निशान बन जाए। तो सीमा ने अपने वालदा को पूरी बात बताई कि हाँ, मैं ये कपड़े मेरे साथ ख्वाब में हुआ था, और मुझे वही पकड़ रही थी, और उन पर कोई चीज़ आगे गिरी है, और वो जब वो ब्लास्ट सा कुछ हुआ है तो मट्टी उड़ी है, और ये वही चीज़ शायद हमारे घर में है। खैर, फजर के फ़ौरन बाद सीमा की वालदा ने शमसी साहब को कॉल की
उन्होंने बोला कि अब ऑलमोस्ट तमाम मराहिल निकल चुके हैं और ये चीज़ हुई है ना, ये समझ लें इस चीज़ की निशानी है कि आपकी बेटी अब बहुत से मामला से क्लियर हो गई है। आपके घर में जो मट्टी आई है इसको ऐसे झाड़ू के ज़रिए बाहर कहीं भी मत डालिएगा, ये मट्टी जमा कीजिएगा और इसको समंदर में या किसी दरिया में बहा दीजिएगा। अच्छा, अब शमसी साहब उस मिजाज के आदमी थे कि लोगों के अंदर दुश्मनियाँ ना पैदा हों, कदूरतें ना आ जाएँ, नफ़रतें ना बढ़ जाएँ, तो वो बताते नहीं थे कि भाई इसका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन हाँ क्योर ज़रूर बताते थे। आगे भी उन्होंने सीमा की वालदा से यही कहा कि नहीं आप नमाज रोज़ा ये चीज़ें रखें, फिर आप जिन जगहों से पहले गुजरी है वहाँ से ना गुजरें, और ख़ास तौर पे जो अमरोहा ग्राउंड वाला एरिया वहाँ से ना जाए। बहुत इंसिस्ट किया तो फिर ये बात सामने आई कि कुछ अर्सा पहले खाला ने रिश्ता दिया था। सीमा जैदी की जो खाला थी उसने रिश्ता भेजा था अपने बेटे के लिए। सीमा बहुत खूबसूरत थी, लेकिन सीमा को बहुत डिफरेंट तरीके से वालिद के डेथ होने के बाद बहुत डिफरेंट तरीके से उसकी वालदा पाल रही थी कि वो फोर्स नहीं करती थी अपने बच्चों को किसी भी चीज़ पे। तो सीमा की वालदा ने अपनी बहन को मना कर दिया। अच्छा, ये बात सीमा की बहन तो सीमा की वालदा की बहन यानी कि सीमा की खाला तो समझ गई, लेकिन खालू इस चीज़ को बड़ा पर्सनल ले गए और पता ही लगा शमसी साहब के ज़रिए या किसी भी तरीके से कि खालू ने कुछ अमलियात करवाई थी और वो अमलियात का नतीजा वो चाहते थे कि ये मोहल्ले में बदनाम हो जाए। जो कहते हैं जी कपड़े फटे हुए होते थे और इसको पकड़ना पड़ता था, तो उनका मरकज़ उसका मकसद ये था कि कपड़े फाड़ के मोहल्ले में निकल जाए और मोहल्ले में बदनामी हो, बरहना हो जाए ये और इस जलील ख्वार हो जाए। इतना ख़तरनाक इल्म करवाया गया था। अच्छा, आज 2026 है, वो खालू जो थे उनका वो इंतकाल हो चुका है। उनका पता है करवाया था उन्होंने कि जो उस पेड़ पे तावीज़ था जिसके नीचे से वो गुजरी और ये सारे मसाइल हुए, अमरोहा ग्राउंड वाले जो पेड़ था, वो उन्होंने मौक्किलों के ज़रिए टाइमिंग के साथ वहाँ पे तावीज़ लगवाए थे और फिर इसके लिए मसाइल पैदा हुए और फिर उसके अंदर से गुजरना पड़ा उसको और फिर उसके लपेटे में आई। और ये सीमा जैदी के अल्फाज हैं। अब इसमें आप तफरक़ेबाज़ी या फ़िक़ाबंदी में ना पड़िएगा। सीमा कहती है कि मेरी माँ मुझ पर आयतुल कुर्सी कुरानी आयात पढ़ पढ़ के फूंकती थी और कह रही है मैं जो बचती थी ना, जो औरतें वो डरती थी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं ख़ुद अहले सुन्नत से हूँ भाई, इस चीज़ को आप लोगों ने किसी तफरक़ेबाज़ी में नहीं लेना। कह रही मैं एक ही कलमा दोहराती थी, वो कहती थी या अली मदद, तो उससे मुझे थोड़ा फाका होता था और मेरी आँखें खोल पाती थी, वरना मैं आंखें खोल ही नहीं पाती थी, मैं ख्वाब से निकल ही नहीं पाती थी और शायद मुझे वो ख्वाब मुझे हलाक कर देता। तो मैं फिर कह रहा हूँ इसको प्लीज़ आप किसी भी शिया सुन्नी वाले मामले में मत लीजिएगा। मुझे मरीज़ ने जो बताया मैं वो आपको बता रहा हूँ, उस पर एतकाद करना ना करना ये आपका मसला है। जब इंसान फंसता है ना तो हर चीज़ पे अमल करता है। अच्छा, दो चीज़ें इसमें हैं कि एक तो ये कि कोई इंडिपेंडेंट लड़की हो, खूबसूरत भी हो, उसने रिश्ता नहीं किया, तो एक तो चला आ रहा नहीं रिवाज कि जी लड़की को गोली मार दो या ताप फेंक दो, ये बदमाशियाँ चलती हैं। अब एक तीसरी चीज़ पिछले 10-12-15 साल, अब ये देखें 26-23 साल पुराना वाक़या है कि जी अमलियात करवा दो उस लड़की पे, और फिर घर वाले कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर वो निशानात देख के घर वाले सवाल जवाब शुरू कर देते कि तुम कहाँ से आ रही हो, क्या कर रही हो, लेकिन पढ़ी लिखी माँ की औलाद थे तो वो इलाज की तरफ गए। माशाल्लाह सीमा जैदी की शादी हो गई थी और वो इस्लामाबाद में होती हैं। उनके माशाल्लाह एक बेटा है, वो भी मेरे ख्याल से अब किसी बड़ी अच्छी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पास आउट हो चुका है। तो बहरहाल ये एक किस्सा था, आपसे शेयर किया। इस किस्से को शेयर करने का एक ही मकसद है, वो है रहनुमाई। अगर आपको कोई रहनुमाइयों को मैसेज मिला उससे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।